तो कहानी की शुरुआत एक खतरनाक जंगल को दिखाते हुए होती है, जहां हम एक नहर के पास एक केबिन को देखते हैं। दरअसल जेसिका, कैलेब और टेरेसा नाम के 3 दोस्त यहां अपनी छुट्टियों का मजा लेने के लिए आए हुए थे, जिसमें से जेसिका की तबीयत किसी अनजान कारण की वजह से खराब थी और वो अंदर आराम कर रही थी। वहीं कैलेब एक ड्रोन को उड़ाकर मस्ती कर रहा था, जिसकी आवाज से परेशान होकर टेरेसा जेसिका के पास अंदर जाकर किताब पढ़ने का फैसला करती है। जहां पहुंचकर वो जेसिका से उसकी तबीयत के बारे में पूछती है तो वो उसका कोई जवाब नहीं देती, इसलिए टेरेसा वहीं बैठकर अपनी किताब को पढ़ने लगती है। जिस दौरान अगले ही पल अचानक से जेसिका उठकर काफी अजीब तरह से बैठ जाती है और फिर वो एक डेमोनिक यानी कि डरावनी आवाज में उस पन्ने को पढ़ने लगती है जिसे टेरेसा पढ़ रही थी। यहाँ जेसिका को ये करते देख टेरेसा बहुत ही बुरी तरह डर जाती है, लेकिन इससे पहले वो जेसिका को कुछ कह पाती, जेसिका अचानक से बेड से नीचे गिर पड़ती है, जिसके गिरते ही टेरेसा तुरंत उसके पास जाती है और देखती है कि जेसिका काफी ज्यादा उल्टियां कर रही थी। जिसे क्या हुआ था उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था और इसी बीच अचानक से जेसिका की आंखों का रंग बदलने लगता है और उसे देखकर हमें ये समझ आ जाता है कि वो किसी डेमन के काबू में है, जो अचानक से टेरेसा का गला पकड़कर उसके बाल को स्किन सहित उखाड़ लेती है। यहाँ टेरेसा किसी तरह कैलेब के पास पहुंचती है, जिसकी हालत देखकर कैलेब बिल्कुल ही हैरान था, लेकिन इससे पहले टेरेसा कुछ बता पाती जेसिका भी वहीं आ जाती है। वो कैलेब के ड्रोन को हाथ में पकड़कर अपने चेहरे को काट लेती है और इसके बाद जेसिका पानी में गिर पड़ती है, जिसे गिरता देख कैलेब तुरंत उसे बचाने के लिए पानी में कूद पड़ता है और ये सब बेचारी टेरेसा के सामने ही हो रहा था। वो जब कैलेब को देखने के लिए पानी के करीब जाती है तो वैसे ही जेसिका कैलेब के सिर को उखाड़कर बाहर फेंक देती है और इसके तुरंत बाद जेसिका पानी से बाहर आकर हवा में लेविटेट यानी कि हवा में उड़ने लग जाती है। यहाँ ये तीनों लोग कौन थे और जेसिका की यह हालत कैसे हुई, ये सब हमें कहानी में आगे पता लगेगा, क्योंकि इसके बाद सीन सीधा एक दिन पहले के समय पर शिफ्ट होता है और वहाँ हमें एक अपार्टमेंट दिखाया जाता है जिसकी हालत एकदम खस्ता थी। इस अपार्टमेंट में हम एली और उसके 3 बच्चों को देखते हैं, जिनके नाम डैनी, ब्रिजेट और केसी होते हैं। दरअसल एली अपने पति से अलग रह रही है क्योंकि उसने एली को छोड़ दिया था और एली घर चलाने के लिए टैटू आर्टिस्ट का काम करती है। इसी दौरान हमें एली की सबसे छोटी बेटी कैसी को दिखाया जाता है, जो अपनी डॉल के सिर को काटकर उसे एक डंडे में लगाकर खेल रही होती है और तभी इन सभी से मिलने के लिए वहाँ एली की बहन बेथ आ जाती है, जिसे इस तरह अचानक देख एली काफी खुश होती है। बेथ यहाँ सभी के लिए कुछ न कुछ तोहफे लेकर आई थी और क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि एली और उसका पति अब साथ नहीं है, इसलिए वो एली के पति के लिए भी एक तोहफा लेकर आई थी, जिसके बारे में जैसे ही बेथ सवाल करती है वहाँ पर सभी चुप हो जाते हैं और एक अजीब सा सन्नाटा हो जाता है। ये देख एली बच्चों को बाहर पिज्जा लेकर आने के लिए भेज देती है ताकि वो आराम से बेथ से बात कर पाए। जिनके जाने के बाद बेथ एली से सवाल करती है कि तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया, जिस पर एली बोलती है कि मैंने तुम्हें 2 बार फोन किया था, एक बार तब जब मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया और दूसरी बार जब मैं इस खस्ता हालत अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई, क्योंकि तब मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, लेकिन तुमने एक बार भी मेरा फोन का जवाब नहीं दिया। यहाँ बेथ अपनी गलती मानते हुए एली से माफी मांगती है और इन दोनों की बातों से हमें पता लगता है कि बेथ कॉन्सर्ट्स में गाने का काम करती है। दरअसल बेथ को हाल ही में पता लगा था कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए वो मदद के लिए अपनी बहन के पास आई थी, पर उसने किसी को भी इस बारे में नहीं बताया था। दूसरी साइड जब कैसी, डैनी और ब्रिजेट पिज्जा लेकर वापस आ ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर जोर का भूकंप आ जाता है, जिस कारण वहाँ की जमीन फटने लगती है। वहीं इधर एली और बेथ भूकंप की वजह से काफी ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि एली को अपने बच्चों की चिंता सता रही थी। तो वहीं डैनी देखता है कि भूकंप की वजह से वहाँ दरारें पड़ गई है और साथ ही एक गड्ढा भी हो गया है, जिसे देख डैनी तुरंत उस गड्ढे के अंदर चला जाता है, क्योंकि वहाँ उसे कुछ चीजें नजर आ रही थी। हालांकि ऊपर खड़ी कैसी और ब्रिजेट डैनी को अंदर जाने से मना करती है, मगर डैनी उनकी बातों को नजरअंदाज करके उस गड्ढे में दाखिल हो जाता है, जहाँ पहुंचकर उसे एक फोटो मिलती है जिसमें 3 लोग पादरी के भेष में खड़े हुए थे। इसी फोटो के पास डैनी को 3 रिकॉर्ड्स पे मिलते हैं, जिनके ऊपर पार्ट 1, 2 और 3 लिखा हुआ था। इन रिकॉर्ड्स को डैनी अपने पास रख लेता है, जिसके बाद जब वो आगे बढ़ता है तो अचानक से जीसस का एक स्टैचू नीचे आ जाता है, जिसे ऐसे देख डैनी काफी डर जाता है, लेकिन फिर वो खुद को संभालता है और उसे वहाँ एक कब्र दिखाई देती है, जिसके ऊपर कई सारे क्रॉस और बाकी पवित्र चीजें टंगी होती हैं। यहाँ ये सब देखकर साफ समझ आ रहा था कि जरूर इस जगह किसी खतरनाक शैतानी चीज को मंत्र वगैरह से बंद
करके रखा गया है। लेकिन भूकंप की वजह से इस कब्र में भी एक होल हो गया था, जिस कारण वहाँ डैनी को कुछ दिखता है, जिसे वो तुरंत बाहर निकाल लेता है। और जैसे ही वो उसे खोलता है तो वो असल में एक तरह की शैतानी किताब होती है, जिसमें से कई सारे कीड़े अचानक से हवा में उड़ते हैं, जिससे डैनी चौंक जाता है। और यहाँ से सीन अपार्टमेंट की तरफ शिफ्ट होता है और वहाँ हम एली को देखते हैं, जो उसी अपार्टमेंट में रहने वाले गैब्रियल से अपने बच्चों को ढूंढने जाने के लिए मदद मांगती है, क्योंकि वो अभी तक घर नहीं आए थे। और यहाँ हम एक बुजुर्ग आदमी को भी देखते हैं, जिनका नाम मिस्टर फोंडा होता है। पर इससे पहले एली गैब्रियल के साथ जाती, तब तक लिफ्ट से उसके तीनों बच्चे वापस आ चुके थे, जिन्हें भूकंप के बाद लिफ्ट का इस्तेमाल करने के लिए एली डांटती है। साथ ही वो उन्हें सही सलामत देखकर काफी खुश भी होती है। इसके बाद डैनी सीधा अपने कमरे में जाकर उस किताब को बाहर निकाल लेता है, जिसे ब्रिजेट लगातार इस किताब को खोलने से मना कर रही थी, क्योंकि उसे ऐसा एहसास हो रहा था जैसे कि ये कोई खतरे वाली चीज है। लेकिन डैनी उसकी बात नहीं सुनता। हालांकि वो किताब उससे भी नहीं खुल रही थी, क्योंकि वो कई सारे नुकीले दांतों जैसी किसी चीज से बंद थी, और इसे खोलने के चक्कर में डैनी की उंगली उनमें से एक दांत से कट जाती है, जिसका खून उसी किताब पर गिरता है। और देखते ही देखते वो किताब इस खून को सोख लेती है, जिसके तुरंत बाद वो अपने आप खुल जाती है, जिसे खुला देख डैनी उसके पन्ने पलटने लगता है, जिसमें काफी ज्यादा अजीब और खौफनाक चीजें बनी हुई थी, जिन्हें देखते ही ब्रिजेट उस किताब को बंद कर देती है। और वो डैनी से सुबह होते ही इस किताब को वापस रख कर आने के लिए बोलती है। लेकिन डैनी का अभी इतने से मन नहीं भरा था, इसलिए वो उन रिकॉर्ड्स को एक एक करके चलाने लग जाता है, जिस दौरान एली कपड़ों को लेकर लिफ्ट के जरिए लॉन्ड्री की तरफ निकलती है, क्योंकि भूकंप की वजह से सीढ़ियां टूट गई थी। और इधर बेथ कैसी को नहला रही थी। वहीं इस ओर डैनी जब पहली रिकॉर्डिंग चलाता है तो उसमें वही पादरी बोल रहे होते हैं, जिनकी पिक्चर उसे वहाँ मिली थी। पादरी बताते हैं कि इस किताब का नाम बुक ऑफ द डेड है, जिसके जरिए कई सारी शैतानी शक्तियों को जगाया जा सकता है। हालांकि पादरी अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस किताब को ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहे थे, जिस बात के साथ ये रिकॉर्डिंग भी यहीं खत्म हो जाती है। जिसके बाद डैनी अगली रिकॉर्डिंग चालू करता है, जिसमें पादरी इस किताब के मंत्र वगैरह को पढ़ रहे होते हैं कि तभी उस रिकॉर्डिंग से आ रही आवाज काफी डरावनी हो जाती है, जिसे सुनते ही डैनी उसे बंद करने की काफी कोशिश करता है, पर वो उसे चाहकर भी बंद नहीं होता, मानो जैसे वो शैतानी शक्ति खुद ब खुद आजाद होना चाहती हो। जिसके बाद हम उस शैतान या डेमन को आजाद होते हुए देखते हैं, जिसके आगे एली पड़ जाती है। इस कारण वो शैतान उसी पर हमला कर देता है, जिससे लाइट जाने के साथ लिफ्ट भी खराब हो जाती है और एली को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि अभी उसके साथ क्या हुआ। लेकिन वो काफी ज्यादा डरी हुई थी और ऊपर से लिफ्ट का दरवाजा भी लॉक हो गया था, जिसे एली खोलने की काफी कोशिश करती है, पर ऐसा करने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो शैतान अब उसे काफी बुरी तरह मारने के बाद वहाँ लटकी तारों से उसके गले, हाथ और पैर को बांधकर उसकी सारी हड्डियां तोड़ देता है, जिससे एली तो मर जाती है, लेकिन वो शैतान अब उसके मरे हुए शरीर पर पूरी तरह से काबू कर चुका था। मतलब कि एली का भी हाल जेसिका की ही तरह हो गया था, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। दूसरी तरफ ब्रिजेट बाहर देखती है तो उसे पता लगता है कि सिर्फ उनके यहाँ की ही लाइट गई हुई थी, यानी कि ये सब इसी अपार्टमेंट में हो रहा था। फिलहाल कुछ देर बाद हम एली को उसके घर में दाखिल होते हुए देखते हैं, जिसके अजीब बर्ताव को देखकर वहाँ सभी हैरान थे, क्योंकि एली आते ही सबसे पहले गैस जलाकर उसमें कई सारे अंडे फोड़ने लगती है। साथ ही वो कुछ अजीब सी चीजें भी बड़बड़ा रही थी, जिसके बाद वो सीधा बेथ की तरफ मुड़कर कहती है कि वो जो भी है मेरे अंदर है, उसे तुम मेरे बच्चों को नुकसान न पहुंचाने देना। और इतना कहते ही उसे जेसिका की तरह उल्टियां होनी शुरू हो जाती हैं। इसके बाद वो बेहोश हो जाती है, जिसे डैनी और बेथ लेकर डॉक्टर के पास ले जा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ से बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं होता, क्योंकि लिफ्ट खराब थी और भूकंप की वजह से सीढ़ियाँ टूटी हुई थी। इसीलिए ये लोग एली को ले जाकर कमरे में लिटा देते हैं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मर गई हो। इसलिए गैब्रियल उसकी आंखों को बंद कर देता है, जो दोबारा से खुल जाती है। यहाँ गैब्रियल एक बार फिर उसकी आंखों को बंद करता है और वो इस बार बंद ही रहती हैं। यहाँ बेथ के साथ गैब्रियल और मिस्टर फोंडा एली के लिए आखिरी प्रार्थना करते हैं, जिसके बाद गैब्रियल मिस्टर फोंडा के साथ इस अपार्टमेंट से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए चला जाता है। वहीं इस तरफ बेथ एली के बगल में बैठकर अपना दुख जाहिर करने लगती है। तभी अचानक से बेथ का फोन बजता है और उसमें एली बोल रही होती है कि मुझे बचा लो, मैं जल रही हूँ। जिस चीज का मतलब बेथ को बिल्कुल भी समझ नहीं आता और वो देखती है कि एली उठकर बैठी हुई है, जिसका शरीर काफी ज्यादा गर्म होता है। इसलिए डैनी की मदद से वो एली को पानी से भरे बाथटब के अंदर लेकर आती है, जहाँ जैसे ही एली पानी को छूती है वैसे ही वो खौलने लग जाता है और एली अब पूरी तरह से एक डेमन में बदल चुकी थी, क्योंकि वो अचानक से उछलकर ऊपर दीवार से चिपक जाती है। इसके बाद वो अपने बच्चों सहित बेथ पर भी हमला कर देती है। वो एक चाकू से बेथ के हाथ को घायल करने के बाद टैटू बनाने वाली नीडल से ब्रिजेट के गाल
गाल पर एक घाव कर देती है। यहाँ उसको ऐसा करते हुए देख डैनी उसको बहुत ही तेज से मारता है, क्योंकि अब तक वो समझ चुका था कि जो सामने खड़ी है वो उसकी माँ नहीं बल्कि एक शैतान है। लेकिन एली को मारना आसान नहीं था, जिस दौरान वहाँ पर गैब्रियल और मिस्टर फोंडा भी आ जाते हैं और वो दोनों भी एली के इस रूप को देखकर हैरान रह जाते हैं। साथ ही इससे पहले दोनों कुछ सोच पाते एली उछलकर गैब्रियल पर हमला कर देती है और उसकी एक आंख अपने मुंह से काट कर निकाल लेती है। लेकिन जब वो आंख एली के गले में फंस जाती है तो वो उसे बाहर उगल देती है, जो सीधा वहाँ खड़े इनके दूसरे पड़ोसी जेक के मुंह में चली जाती है। यहाँ मौका देखकर बेथ तीनों बच्चों के साथ अपने कमरे के अंदर जाकर उसे लॉक कर लेती है। जिस दौरान बेथ जब की होल से बाहर देखती है तो वहाँ बाकी बचे हुए लोगों को एली बुरी तरह मार डालती है, जिसमें से मिस्टर फोंडा के पास एक गन भी थी। पर एली पर अब उसकी गोली का कोई असर नहीं होता और बाकी सभी की तरह एली उनका भी काम खत्म कर देती है। वहीं अंदर ब्रिजेट डैनी पर इल्जाम लगाती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, क्योंकि तुम ही मेरे बार बार मना करने के बावजूद वो किताब यहाँ लेकर आए थे, जिसके कारण ये सब हुआ। यहाँ दोनों को इस तरह लड़ते हुए देख बेथ उनसे कहती है कि हमें इस वक्त आपस में नहीं लड़ना चाहिए। वहीं दूसरी ओर एली दरवाजे के बाहर से अंदर बैठी कैसी को बहलाने में कामयाब हो जाती है और उससे दरवाजा खोलने के लिए बोलती है, जिस पर जैसे ही कैसी थोड़ा सा दरवाजा खोलती है वैसे ही एली उसका गला पकड़ लेती है, जिसकी आवाज को सुनकर डैनी, ब्रिजेट और बेथ वहाँ आकर किसी तरह से कैसी को एली से छुड़वाते हैं। इसी बीच ब्रिजेट को जो घाव एली ने पहले दिया था वो बढ़ने लग जाता है। यहाँ उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो इन्फेक्टेड हो गई हो और फिर इसके साथ ही ब्रिजेट के नाक, मुंह और आंख से अजीब तरह का काला लिक्विड बाहर निकलने लगता है। और जब बेथ उसे किचन में देखती है तो वहाँ ब्रिजेट कांच खा रही होती है और जब बेथ उससे सवाल करती है कि तुम ये क्या कर रही हो तो ब्रिजेट उल्टा उसी पर हमला कर देती है। ब्रिजेट एक चीज ग्रेटर से बेथ के पैर की स्किन को पूरी तरह छील देती है, जिसे बेथ मारकर खुद से दूर करती है। तो ब्रिजेट तुरंत कैसी पर हमला करने के लिए लपकती है, लेकिन कैसी खुद को बचाने के लिए डॉल वाली स्टिक सामने कर देती है, जो ब्रिजेट के मुंह में घुसकर उसके सर के आर पार हो जाती है और वो शांत हो जाती है। पर डैनी को पता था कि ब्रिजेट दोबारा से उठ सकती है, इसलिए वो बिना देरी किए उसे बेड से बांध देता है। इसके बाद वो बेथ को उस किताब और उन रिकॉर्डिंग्स के बारे में बताता है। वो कहता है कि मैं बस 2 रिकॉर्डिंग्स ही सुन पाया, जिसके बाद ये सब हो गया। इसलिए बेथ खुद अकेले में उस तीसरी रिकॉर्डिंग को सुनने का फैसला करती है ताकि किसी और को इससे कोई नुकसान न हो। वहीं दूसरी तरफ बाहर खड़ी एली एक बिल्ली को ऊपर डक्ट से जाते हुए देखती है तो वो उसी रास्ते अंदर आ जाती है। तो वहीं इधर ब्रिजेट भी फिर से उठकर कैसी पर हमला करती है, जिसे डैनी आग में जला देता है। लेकिन तब तक एली वहां आकर डैनी को चाकू से मार डालती है, जिस दौरान कैसी वहीं छुपी हुई थी। और इधर बेथ को उस रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि जिस पादरी ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस किताब को ट्रांसलेट करने की कोशिश की, उन्हें चर्च ने ऐसा करने से रोक दिया, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक किताब है जिसके जरिए एक ऐसी एंटिटी या डेमन को जगाया जा सकता है जिसकी कोई कमजोरी नहीं है। या तो आप उसे कैद कर सकते हो या फिर उससे दूर भाग सकते हो। दरअसल ये डेमन जिसे भी मारता है या घाव देता है वो भी एक तरह से इन्फेक्ट होकर इसी की तरफ बन जाता है। इस डेमन ने पादरी के सभी साथियों को मौत के घाट उतार दिया था, इसलिए पादरी ने इस किताब को एक ऐसी जगह छिपाया जहां ये किसी को भी ना मिले। मगर भूकंप और डैनी की गलती से वो डेमन फिर से जाग चुका था। यहाँ जिस दौरान बेथ ये सब सुन रही थी तभी उसके पीछे एली आकर खड़ी हो जाती है और वो बेथ को मारने की कोशिश करती है। इसी बीच एली को पता चलता है कि बेथ प्रेग्नेंट है, तो वो ये जानकर काफी खुश होती है, क्योंकि ये डेमन लोगों को मार के उनकी आत्मा को इकट्ठा करता है। और क्योंकि यहाँ एक और आत्मा मौजूद थी तो वो बेथ को मारने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ इन सब के बीच कैसी वहीं पर छिपी हुई थी। वो बेथ की तरफ एक कैंची फेंकती है, जिसे बेथ एली के मुंह में घुसा देती है और इससे एली वहीं थम जाती है। लेकिन बेथ को ये पता था कि वो फिर से उठ खड़ी होगी, इसलिए बेथ अपने साथ कैसी को लेकर बाहर भागती है, जहाँ उसे फोंडा की लाश के पास उसकी गन मिल जाती है और वो उसे लेकर यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। पर एली फिर से उनके पीछे वहाँ भी आने लगती है, जिसे देखते ही बेथ उसके पैर पर गोली मारती है, जिससे एली का एक पैर उड़ जाता है और अब वो रेंगते हुए आगे बढ़ने लगती है। जिस वक्त उसे अपनी तरफ बढ़ता देख बेथ कैसी को लेकर लिफ्ट की तरफ जाती है, जो बंद ही नहीं हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर पड़ी घर की चाबियां दरवाजे को बंद होने से रोक रही थी। पर यहाँ कैसी उस चाबी को वहाँ से हटा देती है, जिससे लिफ्ट आखिरकार बंद हो जाती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि जिन्हें भी अब तक एली ने मारा था वो सब भी इन्फेक्ट होने के कारण डेमन या शैतान में बदल गए थे और वो सभी मिलकर एली के पेट को फाड़कर उसमें जुड़ जाते हैं, जिससे एली कई सारे हाथ,
पैर और मुंह वाले खतरनाक शैतान में बदल जाती है। वहीं दूसरी तरफ जैसे जैसे लिफ्ट नीचे जा रही होती है वैसे वैसे उसमें खून भरता जा रहा था और जब वो लिफ्ट नीचे आकर खुलती है तो उसमें से कैसी और बेथ सहित काफी सारा खून बाहर निकलता है। मगर यहाँ जान बचाना जरूरी था, इसलिए दोनों जल्दी से एक गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, पर उनकी गाड़ी वहाँ एक दरार में फंस जाती है, जिस दौरान वहाँ एली डेमन भी आ चुकी थी। यहाँ वो डेमन एक सॉ की मदद से कैसी को मारने जाती है, जिसे ऐन वक्त पर बेथ बचा लेती है। इसके बाद एली बेथ को एक ग्राइंडर मशीन में डालकर मारने की कोशिश करती है, पर यहाँ फुर्ती दिखाते हुए कैसी उस ग्राइंडर मशीन को मेन प्लग से बंद कर देती है, जिस दौरान सॉ बेथ के हाथों लग जाती है, जिससे वो डेमन को ग्राइंडर मशीन की तरफ धकेलकर कैसी से प्लग ऑन करने के लिए बोलती है, जिससे प्लग ऑन करते ही वो बड़ा सा डेमन पूरी तरह से ग्राइंडर में पिस जाता है और आखिर में बस एली का सर बचता है, जो अब भी बकवास कर रहा था। इसलिए बेथ उसे भी ग्राइंडर में डालकर वहाँ से कैसी के साथ निकल जाती है। मगर वो डेमन अब भी मरा नहीं था, क्योंकि अगले दिन जब उसी अपार्टमेंट के किसी और फ्लोर में रहने वाली जेसिका पार्किंग एरिया में आती है तो वो डेमन उसे अपने काबू में कर लेता है। यहाँ जेसिका वही लड़की थी जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। बाकी इसके बाद जेसिका के अंदर के शैतान ने उससे क्या क्या करवाया ये तो हमें शुरुआत में ही दिखा दिया गया था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपका दिल से शुक्रिया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।